पुस्तक क्षितिज से पाठ 12 आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। लेखक का नाम है यशपाल। यशपाल का जन्म जो है वो सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी यानी शुरुआती शिक्षा जो है कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। कहने का अर्थ है कि जब उनका परिचय सुखदेव और भगत सिंह से हुआ तो जाहिर सी बात है कि स्वाधीनता संग्राम में जो उनकी भागीदारी थी वो भी बराबर की होगी और उससे जुड़ी हर एक चीज में वो जुड़े भी होंगे। तो इसीलिए इसी के चलते उस क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण यानी उस क्रांतिकारी धारा से जुड़े होने की वजह से वो भी जेल गए और उनकी मृत्यु जो है वो सन 1976 में हुई। तो यशपाल जी जो है वो पंजाब से हैं। 1903 में उनका जन्म हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। नेशनल कॉलेज लाहौर से उन्होंने बीए किया और उसके बाद उनका परिचय जो है भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और फिर स्वाधीनता संग्राम में आ जाने के बाद क्रांतिकारी धारा से जुड़ जाने के कारण वो जेल भी गए और फिर उनकी मृत्यु जो है वो सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। कहने का अर्थ है कि यशपाल जी ने जो भी कुछ लिखा है उसमें ज़्यादातर मुख्य विषय क्या रहा है तो वो आम आदमी जो है, आम इंसान जो है उसके सरोकारों की उपस्थिति के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। वे यथार्थवादी यानी जो सच है उसकी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। वो यथार्थ को पेश करते हैं अपनी रचनाओं में और सामाजिक विषमता यानी समाज में जो भेदभाव चल रहे थे, जो विषमताएं थी, जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी उनको पेश करते थे। राजनैतिक पाखंड, राजनीति में जो गंदगी थी या फिर जो भी गलत चीज़ें होती थी उस पाखंड को सामने लाते थे और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़ियाँ यानी जो भी गलत और राह पर ले जाने वाले जो भी रीति रिवाज हैं, नियम हैं जो समाज ने स्वयं से ही बना दी हैं, रूढ़ियाँ होती हैं वो, तो उसके खिलाफ उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी जो कि मुखर हैं। कहने का अर्थ है कि जो यशपाल जी जो है वो जो भी रचनाएं लिखते थे उसमें आम आदमी के जीवन की झलक देखने को मिलती थी। आम जीवन जो है किस तरीके की परेशानियों से जूझता था वो सब चीज़ें उनके जीवन में देखने को मिलती थी और साथ ही यशपाल जी की रचनाओं में वो हमें सामने दिखती थी। और वो कौन कौन सी परेशानियां थी? सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ जो उनकी आवाज़ उन्होंने ऊंची की वो और यथार्थवादी शैली के साथ उन्होंने उसको पेश किया। अब इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो कि ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास जो है वो भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। झूठा सच जो है वो यशपाल जी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, नॉवेल है, जो कि उसका विषय है भारत का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन के दौरान जो त्रासदी हुई थी, जो घटनाएं हुई थी उसका जो मार्मिक वर्णन है उस उपन्यास में हमें पढ़ने को मिलता है। तो अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यानी कुछ और भी उपन्यास हैं जिनका बहुत नाम हुआ, बहुत प्रसिद्धि मिली उनको भी और यशपाल जी द्वारा रचित है। तो वो झूठा और सच के बाद जो बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुए हैं उनके उपन्यास उनमें से कुछ हैं जिनका नाम है अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात और उनके कुछ अन्य उपन्यास। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी जो उनका लिखने का तरीका है उसमें जो भाषा दिखती है वो स्वाभाविक दिखती है और सजीव दिखती है। ऐसे बनावटीपना नहीं दिखती कठिन कठिन शब्दों के साथ और फिर उसको तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से एक बहुत ही जो
कठिन जो आप बोल सकते हैं लेखन, जिसे कि आम पाठक पढ़ के समझ ना सके, जोड़ ना सके स्वयं को, तो वो चीज़ें नहीं है, बल्कि भाषा की स्वाभाविकता है जो आम जीवन में देखने को मिलती है, और सजीवता है जो कि उनकी रचनाओं की विशेषता है। अब जब ये लाइनें होती है, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, जब पाठ से संबंधित उसमें आपको व्याख्या करने को आते हैं, पाठ से कुछ 3-4 लाइनें उठा के दे दी जाती हैं, आपको उनकी भी प्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो आप उनकी रचनागत विशेषताओं में इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर जो आपको पाठ दिया जा रहा है उससे संबंधित एक छोटी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है कि वो पाठ क्या संदेश देता है या किस विषय को लेकर है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, व्यंग्य, व्यंग्य यानी टॉन्ट, व्यंग्य करते हुए ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि लखनवी अंदाज जो है वो एक व्यंग्य है कि बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिखी जा सकती, और इस पे उन्होंने एक व्यंग्य रचना लिखी, लखनवी अंदाज, लेकिन इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील वो वर्ग जो समाज में रह के लोगों का शोषण करते हैं और शोषण करके समाज को गंदा करते हैं और पतन की ओर ले जाते हैं। पतन यानी नुकसान, या फिर आप कह सकते हैं कि बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जो हरकतें या व्यवहार जो है वो सामंती वर्ग जो है, जो आपने बहुत बार कहानियों में, उपन्यासों में पढ़ा होगा कि जमींदार लोग जो है किसानों को लूटते थे और उनके खेत जो है हड़प लेते थे, उस पे सूद उनके चढ़ता जाता था, वो मूलधन भी नहीं चुका पाते थे और इस तरीके से उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे। तो ये सामंती वर्ग जो है ये इस तरीके से लोगों का शोषण करते थे, जिससे कि समाज जो है पतनशीलता की ओर बढ़ रहा था। तो वो उस चीज पर कटाक्ष करते हैं, यानी अपना रोष प्रकट करते हैं, उस पे व्यंग्य करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि जो वास्तविकता है आदमी उसको उससे ना जोड़कर एक बनावटी जीवन शैली जो है उसका आदी हो गया है, और उसके चलते समाज जो है पतनशील हो रहा है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज, लखनवी यानी लखनऊ से संबंधित, अंदाज यानी तौर तरीके, यानी लखनऊ से संबंधित जो तौर तरीके हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे इस पाठ के अंतर्गत। और विषय क्या बतलाता है वो पाठ को पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पाठ को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की और उतावली में फुकार रही थी। उतावली यानी कि उत्साह में और उतावलेपन में फुकार रही थी, यानी आवाज कर रही थी आगे बढ़ने को ट्रेन। और मुफस्सिल क्या है कि जो जगह है उसका केंद्र स्थान जो है उसके आसपास की, जो केंद्र स्थान के आसपास की जगह है उसके लिए बोला जा रहा है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल पड़ने के लिए अब उतावली थी और फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ पर लेखक बता रहे जो सेकंड क्लास है उसमें बड़े ही आराम से पैसेंजर जो है आराम से जाता है और टिकट जो है थोड़ा उसका महंगा होता है, लेकिन एक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए और खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसका आनंद लेने के लिए आखिरकार उन्होंने सेकंड क्लास में जो है सेकंड क्लास की टिकट ले ही ली गई। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो गाड़ी छूटने ही वाली थी। सेकंड क्लास का एक छोटा डब्बा देखकर उसको खाली समझकर जरा सा दौड़कर उसमें वो चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल यानी जैसा अनुमान लगाया था उसके विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी जहां जन ना हो, लोग ना हो, तो ऐसा नहीं था। वो उसको खाली समझकर ही उसमें चढ़े थे और इसके बिल्कुल उल्टा उनको देखने को वहां पर मिला। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया।
कहने का अर्थ है कि जो सामने की सीट पर उनको वो लखनवी अंदाज में बैठे एक सफेद पोश सज्जन दिखे थे, पालथी मारे बैठे, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखकर। वो डिब्बे में जैसे ही चढ़े, उनको देखकर वो ऐसा लगा कि वो सज्जन जो है आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, यानी आराम से जो हो अपने में ही खोया हो, चिंतन कर रहा हो, उसमें जैसे कोई विघ्न सा पड़ गया हो और उसे असंतोष दिखाई देना। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि ट्रेन में थोड़ी देर में ही बैठने के बाद लोगों में आपस में जैसे रिश्ते से बन जाते हैं, बोलने बतलाने लग जाते हैं और उनके रास्ते जो हैं वो कट जाते हैं। तो वो संगति नहीं चाहनी थी उन्हें, वो उत्साह नहीं था, तो इसलिए नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह भी नहीं दिखाया। ये नवाब साहब की बात हो रही है जो वहां पर पलथी मारे बैठे सफेद पोश में दिख रहे थे, तो उनमें वो उत्साह नहीं दिखा कि सामने वाले व्यक्ति से बात शुरू की जाए और इस तरीके से रास्ता कट जाए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कहने का अर्थ है कि जब उन्होंने देखा, लेखक ने, कि वो इस तरीके का उत्साह नहीं दिखा रहे कि बोला या बतलाया जाए या आपस में कुछ बातें करते हुए हम रास्ते को काटें, तो जब इसके विपरीत कुछ देखने को मिला तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, इधर उधर देखा, जैसे उन्होंने उन पर नजर ही न डाली हो, उनको देखा ही ना हो। ठाली बैठे कल्पना, ठाली यानी खाली बैठे, यहाँ पर खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो जो लेखक हैं वो खाली बैठकर कुछ अपने दिमाग में सोच रहे थे, कल्पना करने की उनकी जो पुरानी आदत है उस हिसाब से। तो नवाब साहब जी आ गए दिमाग में, और जो उनकी असुविधा उनके व्यवहार में दिख रही थी और संकोच दिख रहा था, वो उसका क्या कारण हो सकता है उसका अनुमान लगाने शुरू कर दिया। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। तो इस तरीके से बैठे बैठे ये अनुमान लगाया लेखक ने कि नवाब साहब जो इस तरीके से असुविधा में और संकोच में दिख रहे हैं, शायद इसका कारण ये है कि किफायत में रहने की वजह से सेकंड क्लास का टिकट खरीद तो लिया, लेकिन अब वो उन्हें भा नहीं रहा है कि क्यों पैसा बर्बाद किया गया, और इस तरीके से शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिख गया अपने बराबर में। तो ये भी शायद जो है उन्हें संकोच की एक वजह लग रही हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से यानी कि तिरछी निगाहों से कभी कभार देखना, उसे कनखियां कहते हैं। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो लेखक अपने मन में कई बातें जो नवाब साहब को लेकर चल रही थी कि वो संकोच में और असुविधा में क्यों दिख रहे होंगे, वो सोचा उन्होंने। फिर बाद में वो बीच बीच में नवाब साहब पर अपनी नज़र भी रख रहे थे, कनखियों से, तिरछी निगाहों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। और इस तरीके से नवाब साहब ने अपनी तरफ से बात शुरू की और उन्होंने कहा आदाब अर्ज और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो उन्होंने उनको खीरा जो है ऑफर किया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, और इस तरीके से भाव यानी कि उनके प्रति जो उन्होंने व्यवहार अभी तक नोटिस किया था उसके विपरीत जब नवाब साहब ने उन्हें खीरा ऑफर किया, उन्हें फरमाने की कोशिश की एक कि आप क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी आप खीरा लेना चाहेंगे। और इस भाव को देखकर नवाब साहब का ये सहसा भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी गामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो इस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया कि जैसे कि आजकल के टाइम में लोग बोलते हैं नो थैंक्स, उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, यानी कि उन्होंने उनकी उस अर्ज को स्वीकार किया लेकिन वो लेना भी नहीं चाहते।
और इस तरीके से लेखक को लगता है कि जो नवाब साहब हैं उनका ये जो भाव परिवर्तन है वो दिखावा है, और इस तरीके से वो उनकी इस दिखावे में फंसना नहीं चाहते। जिस तरीके से वो बाकियों को लथेड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लथेड़ सकते इसमें। इसलिए जवाब में उन्होंने कहा, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर यानी रगड़ कर, जिस तरीके से उसकी कड़वाहट निकाली जाती है, तो उन्होंने खीरे के ऊपरी हिस्से को काट कर उसके रगड़ के उसके झाग निकाले, जिससे कि उसकी कड़वाहट निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी आराम से ध्यान रखते हुए छीलकर फाकों को करीने से यानी कि तरीके से तौलिए पर उन्होंने सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी छिड़क दी वहां पर उन खीरों के ऊपर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी जो उनके एक्सप्रेशन थे, उनके व्यवहार था, उनका जो तरीका था, उनकी वो प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। जबड़ों के स्फुरण से जो है कि व्यक्ति जब खाने को ललचाता है, उसकी ओर भागता है, तो वो जबड़ों का स्फुरण यानी वो लालच में उसको खाने के लिए जो अपनी उत्साह को दिखाता है, वो स्फुरण है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख जो है खीरे के रसास्वादन के लिए यानी कि खीरे का जो टेस्ट है उन्हें बहुत भाता होगा, जिसके लिए वो बहुत जल्दी में है उसे खाने को, उसकी कल्पना से प्लावित हो रहे हैं यानी ललचा रहे हैं, उनके मुख में पानी आ रहा है। तो जिस तरीके से हम आम जिंदगी में बोलते हैं कि हमको इसको देखकर जो है मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है इसको अभी जल्दी से खा लिया जाए, तो यहाँ पर लेखक ने अपनी ही भाषा में बोला है कि प्रत्येक भावभंगिमा से यानी उनके व्यवहार से, उनके एक्सप्रेशन से, जबड़ों के स्फुरण से और उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, खीरे के रस में टेस्ट की कल्पना से, उसको सोचकर उसके टेस्ट को वो महसूस करके जो है उसकी ओर भाग रहे हैं, ललचा रहे हैं उसे खाने को। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो इस तरीके से लेखक जो है उन्हें कनखियों से देख रहे हैं, तिरछी निगाहों से देख रहे हैं बीच बीच में कि नवाब साहब आखिर कर क्या रहे हैं, और इसलिए उनको इस तरीके से देखकर वो सोचते हैं कि मियाँ जो है वो रईस बनने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वह नवाब थे तो वैसे ही तौर तरीके थे, और वो नवाबों के तौर तरीके ऐसा लगता था उनको कि वो रईसों के तरीके होते हैं। तो इसलिए वो उनको देखकर लगता कि मियाँ जो है रईस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नज़रों से बचने के लिए लोगों की, वो बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब कब तक बचा जाए, इसलिए वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं नवाब साहब, और ज़्यादा देर रईस नहीं बन पाए, ऐसा वो कनखियों से देख देख कर सोचते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब जो है उनको फिर से एक बार उसका रसास्वादन करके खीरे का फिर से लेखक के सामने उसे पेश करते हैं और कहते हैं कि शौक कीजिए, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वाद में अच्छा है, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पनियाती फांके हैं, सभी ने देखा है कि खीरा जो है अच्छा वाटर सोर्स होता है, जो गर्मियों में खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो पनियाती यानी कि पानी से लबालब जो खीरा है जिस पर नमक मिर्च छिड़का हुआ है, वो फांके देखकर पानी तो मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी क्रेविंग नहीं हो रही, इस वक्त खाने को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है मुझे। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा यानी पेट, तो पेट भी जो है थोड़ा सा अभी कमज़ोर महसूस कर रहा है, यानी उसको डाइजेस्ट नहीं करने की क्षमता रखता है, किबला शौक फरमाए। तो इस तरीके से वो मना कर देते हैं। अब लेखक जब उनको दोबारा नवाब द्वारा वापस ऑफर किया जाता है खीरा,
वो फिर मना कर देते हैं। मना करने की वजह ये होती है कि एक बार मना कर चुके हैं, दोबारा लेंगे तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। अब आत्मसम्मान को निभाना बहुत जरूरी है, इस वजह से उन्होंने उसको फिर से मना कर दिया। लेकिन उस खीरे को देखकर लालच तो मुंह में उनके भी आ रहा था। नवाब साहब ने सतृष्ण, सतृष्ण यानी लालच से, यानी इच्छा से, तृष्णा यानी लालच या फिर इच्छा से, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से, यानी नमक और मिर्च के मिश्रण से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। फिर जो है उन्होंने इस तरीके से नमक मिर्च से सजा हुआ वो खीरा, पनियाता हुआ खीरा देखा और खिड़की की तरफ बाहर देखा। फिर एक लंबी सांस ली, फिर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। ये उनका तौर तरीका था। नवाब थे, ऐसा नहीं कि सामने खीरा रखा है तो एक के बाद एक उठा उठा के खाते चले जाएं। तो ये उनके तौर तरीके थे, जो जिसे देखकर लेखक को महसूस होता कि ये जानबूझकर रईस बनने के तरीकों से हमें ये जताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े रईस हैं। लेकिन वो नवाब थे, लखनवी अंदाज अपना दिखा रहे थे। तो इस तरीके से एक फांक खाते, फिर उन्होंने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लंबी सांस ली, फिर सोचते सोचते एक खीरा उठाया, फिर उन्होंने उसका आनंद लिया खाकर। तो इस तरीके से ये उनके तौर तरीके थे जो उनको रईस दिखा रहा था। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद, स्वाद की उसमें आंखें मूंद ली उन्होंने, उसको एक बार सूंघा भी, टेस्ट भी कर रखा था। तो उसके आनंद में, उसका जो स्वाद है उसके आनंद को महसूस करते हुए आंखें मूंद कर उसको वो महसूस कर रहे थे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ये जो तौर तरीके देख रहे थे इतनी देर से, लेखक उनके सामने बैठकर और अचानक से उसको देखकर, सूंघकर ऐसा महसूस करना कि उसमें बड़ा ही आनंद है, और उसके बाद उसको ना खाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। और फिर उनकी आंखें जो इस तरीके से बोलती हुई नजर आ रही थी कि ये खानदानी रईसों का तरीका होता है। तो ये सब चीजें जो है लेखक को देखते हुए परेशान कर रही थी। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब इस तरीके से बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अब एक बार फिर से हम जब जो पाठ है उसका जो तरीका, जो शीर्षक है जिसमें लिखा लखनवी अंदाज, और जब हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा था तो वहां पे हमने ये पढ़ा कि लेखक यहाँ पर बिना शीर्षक के जो है, बिना किसी विषय के कहानी लिखने पर व्यंग्य कर रहे थे। यानी वो ये कहना चाहते थे कि बिना किसी कहानी के, विषय के, बिना किसी विषय के जो है कहानी लिखी जा सकती है एक अच्छी। अब यहाँ पर वो ट्रेन में सेकंड क्लास में बैठे हुए थे कोई कहानी सोचने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन वो कहानी तो नहीं सोच पाए। लेकिन जो सामने बैठे नवाब साहब मिले और उनके तौर तरीके देखने को मिले जिन्होंने उसको लिख दिया, वो भी एक विषय बनकर सामने आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ लिखने के लिए विषय होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अब कहानी को और पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे समझते हैं कि नवाब साहब ने आखिर किया क्या। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, और इस तरीके से वो लेटे जैसे कि खीरे को काटना, फिर उसको घिसना, उसकी कड़वाहट निकालना, फिर उस पर नमक मिर्च लगाना, ये सब करते करते वो बहुत थक गए हैं और लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। ये सारे उर्दू शब्द हैं जो नवाबों के तौर तरीकों से संबंधित उनको यहाँ पर बयां करने में मदद कर रहे हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। अब लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद नवाबी तरीकों में ये भी एक तरीका है कि किसी भी चीज को उसको सूंघ कर और उसकी स्वाद की सिर्फ कल्पना से ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, और ये उसका एक सूक्ष्म तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। शायद इसको जरूर कहा जा सकता है इस तरीके से। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट, तृप्ति यानी संतुष्टि। तो लेखक सोच रहे हैं कि जो नवाब ने किया
खीरे को काटकर अच्छी तरीके से नमक मिर्च लगाकर सूंघ कर और उसके रस की कल्पना करके ही वो संतुष्ट हो गए। तो क्या इससे हमारे पेट को जो भूख से तड़प रहा होता है, उस संतुष्टि मिल जाती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी हमारे अमाशय पर वो बोझ डाल देता है। और जिस तरीके से उन्होंने डकारें ली, ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत खीरे खाए हों, पेट भर गया हो, बहुत रसास्वादन किया हो। और इस तरीके से जब वो बोलते हैं कि हम ये हरकतें उनकी, ये व्यवहार देखकर, ये या फिर आप कह लें कि ये नवाबी तरीके देखकर हम बहुत ही हैरान हुए कि किस तरीके से खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये जो सूक्ष्म तरीका है, सूक्ष्म तरीका यानी छोटा तरीका, छोटा ही तरीका है आपके पेट को संतुष्टि देने का, जहाँ खाना नहीं पड़ा, बनाना नहीं पड़ा उतना, और किसी भी चीज़ को देखकर और उसके स्वाद की कल्पना करके ही आपको स्वाद मिल जाए और आपका पेट भर जाए। और फिर नफीस, नफीस यानी कि बढ़िया, बढ़िया सा जो आपको बहुत ही आनंद दे रहा हो। कोई चीज़ बढ़िया होगी तभी आप उसको देखेंगे, खाएंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट तरीका, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो है वो ये होता है जो अस्तित्व में ना हो, जो आप देख ना सकें। वो जिस तरीके से उन्होंने सूंघा और उसको रस की कल्पना कर ली, तो ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका हो गया। तो इस तरीके से ये नफीस, एब्स्ट्रैक्ट और सूक्ष्म तरीका था, जहां नवाब साहब खीरे को देखकर, सुगंध को महसूस करके और फिर स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद डकारे भी लेते हैं और डकार लेने के बाद वो ये भी बताते हैं कि ये नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील यानी जो कि आसानी से ना पच सके। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और इस तरीके से जो नवाब साहब का व्यवहार है, नवाबी तरीका है या फिर लखनवी अंदाज है उनका, ये देखकर आज लेखक की जो ज्ञान चक्षु है, यानी जो आँख है ज्ञान की, वो खुल गई। और ज्ञान चक्षु इस तरीके से खुल जाने से उन्हें आज एक नए ज्ञान की जानकारी हुई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और इस तरीके से ये यहाँ पर साबित कर देते हैं लेखक कि क्या बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिखा जा सकता है। और अगर कोई कहता है कि बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिख सकता, तो ये रहा उनके पास उदाहरण कि जिस तरीके से खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना से ही उनका पेट भर सकता है और उसके बाद डकार भी आ सकती है, तो उसी तरीके से बिना किसी विचार के, घटना के और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी रची जा सकती है। इसलिए लिखने के लिए किसी विषय की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर लिखने की इच्छा होनी चाहिए और एक शुरुआत होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1, बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। यानी पाठ में जो इस बात पर व्यंग्य किया गया है कि बिना किसी कथ्य के यानी कि कोई भी कहानी हो या फिर विषय हो। जब आपके पास कोई विषय नहीं होगा तो आप किसी भी कहानी को कैसे लिख पाएंगे। उस कहानी का जो मुख्य विषय है, तो इसलिए कथ्य का यहाँ पे बात की जा रही है। कथ्य का मतलब विषय। अगर आपके पास टॉपिक नहीं होगा कि आप किस टॉपिक को लेकर चलेंगे, मान लीजिए कि आपको जादुई कहानियाँ लिखनी है, तो ये आपके लिए एक टॉपिक हो गया। तिलिस्मी कहानियाँ लिखनी है, वो एक टॉपिक हो गया। या फिर बच्चों की कहानियाँ लिखनी है, वो एक टॉपिक हो गया। तो आपके पास एक विषय होना चाहिए। विषय किस कॉमन विषय को लेकर आप चलना चाह रहे हैं या फिर किसी भी अपनी मनपसंद के विषय को लेना चाह रहे हैं, तो कहानी के लिए मेनली हमारे पास क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए।
और जब तक वो नहीं होगा तो कहानी लिखना संभव नहीं है। अब पाठ में इस बात के बारे में हमें क्या बताया गया है? इसका उत्तर है कि लखनवी अंदाज पाठ में नवाबों के समाप्त होते अस्तित्व और उनके दिखावा करने पर व्यंग्य किया गया है। जिस तरीके से पाठ में हमने देखा कि किस तरीके से लखनवी अंदाज पाठ में लखनवी लोगों का जो अंदाज होता है, जो नवाबी अंदाज होता है, उसको दिखाया गया है। काम बहुत ही साधारण होता है, लेकिन वो जो नवाबों वाला अंदाज होता है वो उसको इतना खास और अलग दिखाता है, उस चीज़ को वहाँ पर दिखाया गया है। तो नवाबों का ये जो समाप्त होता हुआ अस्तित्व है, ये जो उनकी प्रेजेंस थी, जो वो दिखता था चारों तरफ हमें लखनऊ में, उनके नवाबों वाला जो फील आता था लखनऊ से, उन नवाबी लोगों का जो तरीका था, रहन सहन था, वो सारा चीज़ जो है अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो उनका जो ये दिखावा करने का जो स्टाइल था, या फिर जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे वो, ये सब उस पर उनको वो दिखावा लगता था और उसी पर ये व्यंग्य किया गया है। मेनली बात ये कही गई है कि किस तरीके से पाठ में आपने देखा कि लेखक बता रहे हैं कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति जो है खीरे को जिस प्रक्रिया से छील काट रहा था फिर खा रहा था, वो प्रक्रिया नवाबों के तरह महसूस करा रहा था कि नवाबों में ये जो उनका ये अस्तित्व है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, ये जो उनकी शैली है, ये सब उनको इस वक्त पे अब दिखावा लग रही थी। तो ये जो दिखावा है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया। खीरों को मात्र सूंघकर नवाब साहब का पेट भर जाना उनकी पीड़ा को भी प्रदर्शित करता है कि कभी इतने ठाट बाट थे कि ऐसी सामान्य वस्तुओं को केवल सूंघने तक ही उपयोग में लाते थे। फिर खीरे बिना खाए सूंघ कर फेंकना और फिर डकार यानी बर्प, फिर उसके बाद इतना कितना हास्यास्पद है। हास्यास्पद मतलब कि हंसी वाली बात है ये। क्या सूंघने मात्र से कभी किसी का पेट भर सकता है? ये उसी प्रकार असंभव है, यानी ये बात वैसे ही असंभव है, यानी ये नहीं हो सकती जैसे बिना किसी कथ्य के कहानी। अब लेखक जो है इस पंक्ति को क्यों बोल रहे हैं, ये बात यहाँ पर समझने लायक है कि लेखक उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से नवाब जो दिखावे में अपना अंदाज पेश करते हैं कि खीरे को सूंघकर वो अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। क्या ये कभी संभव? आपकी बहुत भूख लगी है, आप खाना देख लें, उसे सूंघ लें, आपकी भूख खत्म हो जाए। आपको बहुत प्यास लगी, आप पानी को देख लें, आपकी प्यास खत्म हो जाए। तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे कि कोई आपके पास विषय ना हो और आप कहानी लिखने बैठ गए। अब ये बात भी शुरू में ही पाठ के लेखक ने बता दी थी कि लेखक को एक कहानी लिखनी थी, उसके पास कोई विषय नहीं था। ट्रेन में बैठा लेखक जो है ये सोच ही रहा था कि सामने बैठा वाला व्यक्ति जो है, जो नवाबी अंदाज में अपनी हरकतों से लेखक को अपनी ओर खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। जहाँ पर लेखक को ये बात समझ में आई कि जो नवाब लोग होते हैं, जो उनका अस्तित्व है, जो उनका रहन सहन है, जो उनकी शैली है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो ऐसा बता रहे थे कि जैसे कि वो चीज़ एक दिखावा लगने लगी थी लेखक को कि क्या कभी कोई अपना पेट जो है सिर्फ किसी खाने वाली चीज़ को मात्र सूंघने से ही भर सकता है। हाँ, हो सकता है ऐसा एक वक्त था कि नवाबों के इतने ठाट बाट थे कि खाली देखने मात्र से ही आप खुद भी महसूस करेंगे। इसके लिए नवाब होने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ को, आपको बहुत शौक है, आप उसका भरपूर यूज़ कर रहे हैं, भरपूर खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ वक्त के बाद आपको उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो सब कुछ यही है लेना देना। इसी के लिए पाठ में बताया गया कि बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है और बिना खाए पेट का भरना भी जो है वो संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 2, लोग यथार्थ यानी सच को स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? सुख सुविधाओं में जी रहे लोग, जो लोग सुख सुविधा में रहते हैं, वो अतीत के अस्तित्व को समाप्त होते देख डरते रहते हैं। यानी जो लोग बहुत ही सुख से, चैन से, बहुत ही ऐशो आराम में रह रहे हो, बहुत नाम हो, पैसा हो, सब कुछ हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, जब ऐसे लोगों का जीवन जो है बीतता जाता है तो वो अपने पास्ट को याद करके डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ठाठ से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। अब समाज में उनको कोई नहीं पूछेगा, उनका वैसा सम्मान नहीं होगा, संभव है लोग उपहास करेंगे यानी कि मजाक करेंगे। इस कारण अभावों में रहकर व्यर्थ का नाटक करते हैं, यानी कि अभाव में रहते हैं, कमियों में रहते हैं,
यानी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन में रहते हैं और उसका व्यर्थ का नाटक करते हैं कि अभी हम किसी से कम नहीं है, और यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाते, और इस वजह से वो सच को स्वीकार नहीं करते, खाली अपने डर की वजह से और अपनी मजाक उड़ने की वजह से। और लोग जो है वो अपने यथार्थ को इसी वजह से स्वीकार नहीं कर पाते। किस वजह से? अगर आप अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम से जी रहे हो तो आने वाला समय में आपको डर लगेगा कि जैसा पिछला जीवन बीता था मेरा, क्या वैसा आगे बीतने पाएगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पहले इनके बहुत ठाट बाट थे, आज देखिए किस हालत में है। इस वजह से लोग जो है अभावों में रहकर व्यर्थ का नाटक करते हैं, यानी कि कमी में रहकर और व्यर्थ का नाटक करके ये जताने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये फील कराने की कोशिश करते हैं जैसा वो चाहते हैं, और इस तरीके से वो यथार्थ यानी सच को स्वीकार करने से डरते हैं। जो जैसा होना होगा वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, इस चीज को स्वीकार करना लोगों को आना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के बहाने नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है, यानी कि नवाबी परंपरा जो है उस पर व्यंग्य करने के लिए लेखक ने नवाब साहब का जो पोर्ट्रे किया है वहां पर, यानी कि ट्रेन में बैठ के जब सामने वाली सीट पे नवाब साहब मिले, उन्होंने जो भी अपनी शैली दिखाई, अपने तौर तरीके दिखाए, उनको प्रेजेंट करके वो इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में नवाबी परंपरा पर व्यंग्य करते हुए दिखते हैं। कैसे? ये सच है कि भूखे व्यक्ति के सामने अच्छे अच्छे भोजन की प्रशंसा करने मात्र से या कल्पना मात्र से पेट नहीं भरता है। जिसको भूख लगी है उसको खाना चाहिए, वो खाना खाएगा तभी पेट भरेगा। जिसको प्यास लगी है उसे पानी चाहिए, पानी पिएगा तभी प्यास मिटेगी। नवाब साहब का पेट जो है वो सूंघने मात्र से भर जाता होगा, ये तथ्य लेखक की समझ से परे है। ये बात लेखक को किसी भी एंगल से समझ में नहीं आती है कि चाहे नवाब हो चाहे कोई आम आदमी हो, व्यक्ति है और सभी की शरीर की रचनाएं एक तरीके से हैं। अगर नवाब को भूख लगेगी तो उसके पेट को भी खाना चाहिए, और आम आदमी को भूख लगेगी तो उसके भी पेट को खाना चाहिए, और वो भूख जो है खाना खाकर ही शांत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नवाब है तो वो खाने को देखकर और सूंघकर ही अपनी भूख को खत्म कर सकता है, उसके पास एक अनोखी शक्ति है। तो ये चीज़ें जो है वो लेखक को समझ में नहीं आती है, उनके समझ से परे है। तो इसलिए नवाबी ठसक तो नहीं रही, यह तो सेकेंड क्लास में यात्रा करने से पता चल गया। अब लेखक को इस बात का अंदाजा लग गया कि नवाब जो हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो सूंघने मात्र से अपना पेट भर सकते हैं। किस तरीके से? कि नवाबी ठसक तो नहीं रही, यानी वो नवाबी जो ऐब है, ऐब नहीं कह सकते, कमी हो गई वो, तो नवाबी जो ठाठ है, नवाबी ठाठ जो है वो ये देखकर ही पता लग गया कि वो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। अगर बहुत नवाब है तो आप और भी अच्छी आप अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके चलेंगे, आप और भी अच्छी जगह से यात्रा करेंगे। तो नवाबी जो आपका ठाठ बाट है वो तो यहाँ से पता लग गया कि वो नवाबी ठाठ बाट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है कि आप खाना देखकर उसे सूंघ कर खाली पेट भर लेते हैं। तो लेखक को वही बात समझ में आ गई कि ये नवाबी ठाठ तो नहीं है, क्योंकि सेकंड क्लास में यात्रा करने से वो बात पता लग गई। जो किफ़ायत यानी बचत की दृष्टि से की जा सकती है, यानी अगर सेकंड क्लास में वो यात्रा कर रहे हैं तो वो सिर्फ बचत है, ना कि ये उनका ठाठ है। तो इस तरीके से वो जो खीरा देखकर उसे सूंघ कर पेट भर देने जैसा आप जो व्यवहार दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि अगर आप इतने ही ज़्यादा नवाबी ठाठ वाले हैं तो आप सेकंड क्लास में यात्रा नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ एक बचत को दिखा रहा है कि आप अपनी बचत को बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप सेकंड क्लास में यात्रा करें। फिर ना जाने क्यों नवाब लोग नवाबी ठसक चले जाने पर भी झूठी शान क्यों दिखाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। लेखक के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर नवाब लोगों की वो नवाबी ठसक यानी वो नवाबी ठाठ अगर चले गए हैं, वो दिन लद चुके हैं, तो क्यों अपनी उस झूठी शान को मेंटेन रखने में और बनाए रखने की शान जो है वो दिखावे की तरह झूठ मूठ दिखाने में लगे हुए हैं। अगर वो वक्त चला गया है तो चला गया है, जिसका कोई महत्व नहीं है। जो आप प्रेजेंट चल रहा है आप उसके हिसाब से चलिए। तो लेखक को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, और इस तरीके से लेखक यहाँ पर लेखक ने जो है नवाबों का जो दोगलापन है वो यहाँ पे दिखाया है कि एक तरफ आप खीरे को सूंघकर अपना पेट भरा महसूस करवा रहे हैं, ये आपका दिखावा हो गया, क्योंकि आप सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं बचत
को दिखाते हुए, क्योंकि पता लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप नवाबी ठाठ वाले हैं तो आप सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करते। तो अगर वो नवाबी ठसक यानी कि वो समय पुराना समय बीत चुका है तो उसको बीत जाने दे, जो आज आपका वक्त चल रहा है आप उसके साथ एडजस्ट करके उसी के साथ चलना सीखें। और इस तरीके से लेखक ने इस बात पर व्यंग्य किया। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब का खीरे खाने का जो आग्रह अस्वीकार करना लेखक को अनुचित लगा, क्यों? नवाब साहब जो हैं उनका जो खीरा खाने का जो आग्रह है अस्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं किया गया, आग्रह स्वीकार नहीं किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई या फिर आप उनको पेश किया गया कि खाया जाए, तो लेखक को वो चीज़ अनुचित यानी गलत लगी। क्यों लगी? नवाब साहब के छीले हुए खीरे करीने से रखे थे यानी बड़े सलीके से रखे थे। आप कह सकते हैं कि काट के उसे पंक्ति में रखे गए थे, सलाद की तरह बिखरे हुए नहीं। तो सलाद भी सलीके से ही लगे होते हैं, लेकिन आप जब घर में आप लोग बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रैंडम पीसीज आपको मिलेंगे। लेकिन जब नवाब साहब ट्रेन में बैठकर खीरों को इतने प्यार से छीलते हैं और फिर उस पर मसाला छिड़कते हैं, करीने से लगाते हैं, सलीके से लगाते हैं, जिन पर मिर्च और जीरा मिला, नमक, बुरक दिया गया था, बुरक यानी छिड़का गया था। जैसे जैसे खीरे की फांके पानी छोड़ रही थी, आप देखेंगे खीरा काट के रखा जाए तो पानी उसमें से निकलने लग जाता है, तो वैसे वैसे लेखक के मुंह में जो है पानी आ रहा था उसे देखकर। इस पर भी नवाब साहब जो है लखनऊ का वालम खीरा बताकर प्रशंसा कर रहे थे। लेखक का भी मन उन्हें खाने के लिए ललचा रहा था, ऊपर से नवाब साहब आग्रह कर रहे थे। अवसर अपने अनुकूल था, यानी कि जितने सलीके से नवाब साहब उस खीरे को छील काट रहे थे, उस पर मसाला लगा रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, लेखक को भी देख कर ये सब चीज़ें उस खीरे को खाने का बहुत मन हुआ और सब कुछ अनुकूल चल रहा था। जैसा चाह रहे थे लेखक वैसी ही बातें चल रही थी। नवाब साहब ने उनसे पूछा भी खीरा खाने के लिए, अवसर अपने अनुकूल था। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में लेखक को नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को अस्वीकार करना अनुचित लगा। और नवाब साहब के खीरा खाना यानी इतने सलीके से उन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद भी उन्होंने खीरे को नहीं खाया और उसके बाद उसको सूंघ कर अपना पेट भर लिया। ये सब चीज़ें जो है उनको अस्वीकार महसूस हुई, उन्होंने अस्वीकार्य बात लगी उन्हें ये, और अनुचित लगी, ये सही बात उन्हें नहीं लगी। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों नकार दिया था? जो लेखक है नवाब साहब ने जब उनको खीरा खाने का आग्रह किया तो उन्होंने उस चीज़ को क्यों मना कर दिया, जबकि लेखक के मुंह में पानी भर आया था, यानी लेखक को खीरा देख के लालच आ रहा था, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने क्यों नवाब साहब को मना कर दिया खीरा खाने से? पहली बात कि लेखक में स्वाभिमान की ऐंठ थी, यानी उनमें भी ईगो थी, तो ईगो हर्ट ना हो जाए इसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात, नवाब साहब के अकस्मात यानी एकदम से हुए भाव परिवर्तन से लेखक चौंक गया। भाव परिवर्तन से यानी पहले किसी और बिहेवियर से वो दिख रहे थे, अभी कुछ और बिहेवियर दिख रहा था। इससे लेखक जो है चौंक गए, हैरान हो गए कि नवाब साहब अपनी शराफत को बनाए रखने के लिए मुझे मामूली आदमी समझकर अपनी हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तीसरा, यानी कि जो नवाब साहब हैं वो तो अपने आप को नवाब समझ ही रहे थे, लेकिन लेखक को जो है वो एक आम इंसान सा समझ रहे थे। ये चीज़ जो है थोड़ी लेखक को बुरी लगी, तो अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की वजह से उनको खीरा खाने से मना करना पड़ा। लेखक नवाब साहब का पहले ही खीरा खाने का आग्रह ठुकरा चुके थे और इससे भी पहले जो है नवाब साहब लेखक से पूछ चुके थे खीरा खाने के लिए, लेकिन फिर भी लेखक ने मना कर दिया था। अब अगर दोबारा पूछने पर वो खा लेते तो उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा ठेस पहुंचती, तो ये भी एक कारण था जो उन्हें मना करना पड़ा खीरा खाने से। उसे निभाने के आत्मसम्मान में लेखक ने, आत्मसम्मान यानी वही सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इसलिए भी लेखक को दोबारा इनकार करना ही पड़ा। अतः अनुकूल परिस्थिति होने और खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को नकार दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर नवाब साहब द्वारा लेखक को खीरा ऑफर करने के बाद भी उसे क्यों मना किया गया, ये बात जो है, दो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस तरीके की। नवाब साहब का खीरा खाने का आग्रह अस्वीकार करना लेखक को अनुचित लगा, यानी उन्होंने मना कर दिया, वो बात भी उन्हें गलत लगती है, और क्यों मना किया इसका कारण भी यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह में उनकी शराफत झलकती है, यानी कि जो नवाब साहब थे वो खीरा खाने के लिए जो उन्होंने लेखक से आग्रह किया उसमें उनकी शराफत किस तरीके से झलकती है ये बताना है। कैसे?
नवाब साहब में भी नवाबी ठसक तो है, यानी नवाबी ठाठ और नवाबी शौक जो है अपनी हरकतों से दिखा ही रहे थे, परंतु उसमें उद्दंडता, उच्छृंखलता नहीं है। यानी किसी भी तरीके से आप एक घमंड वाला जो भाव है वो नहीं, और बुरा व्यवहार वाला भाव नहीं दिख रहा था। लेखक को सामने आया हुआ देखकर अपेक्षा करते हैं कि लेखक ही अपनी तरफ से पहल करे, किंतु लेखक ने ऐसा ना करने से कुछ विचार कर स्वयं ही पहल करते हैं। यह उनका बड़प्पन है। कहने का मतलब यह है कि नवाब जो है यहाँ पर इस तरीके के नहीं दिख रहे थे जहाँ पे उनकी ईगो दिखे, या फिर वो किसी भी तरीके से अपने भाव या अपनी नवाबी ठसक दिखाने के उसमें मूड में दिख रहे थे। लेकिन लेखक जब सामने आ जाते हैं, वो उम्मीद करते कि लेखक जो है नवाब साहब से खुद ही ये कहें कि खीरा खाया जा सकता है, या फिर खीरा खाने की बात करें वो। लेकिन जब लेखक ने ऐसा नहीं किया तो नवाब साहब ने भी ऐसा कुछ बुरा नहीं माना। नवाब साहब ने खुद भी जो है उन्हें ऑफर किया कि आप खीरा खाएं, लेकिन लेखक ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से मना कर दिया। अब इस बात में यहाँ पर हमें नवाब साहब का जो है बड़प्पन दिखता है, क्योंकि लेखक ने नहीं पूछा, उसके बाद भी नवाब साहब जो कि अपनी नवाबी ठसक के साथ हैं वहाँ पर, उन्होंने फिर भी लेखक से खीरा खाने की बात के लिए पूछा और खीरा खाने के लिए आग्रह भी किया। नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह में केवल औपचारिकता या नहीं है, यानी फॉर्मेलिटीज़, जो हम फॉर्मेलिटीज़ एक करते हैं, तो वो नवाब साहब खीरा खाने का जो आग्रह करते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे। एक बार के सामान्य आग्रह को लेखक के नकारने पर भी, यानी कि एक बार पूछने पर लेखक ने जब मना कर दिया तो उसके बाद भी खीरों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुनः गंभीरता यानी सीरियस होकर उनसे फिर आग्रह किया और प्रेरित भी किया उनको ऐसा दिखाया कि जो खीरा है बहुत ही वो है, बहुत ही स्वादिष्ट खीरा है। उसको जिस तरीके से सलीके से लगा रहे थे लेखक, उसे देखकर उनके मन में भी लालच आ रहा था कि वो खीरा खाया जाए, लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया, एक बार भी और दूसरी बार भी। इसमें उनकी सहज विनम्रता भी झलकती हुई दिखाई दी। यानी नवाब साहब जो है सिर्फ नवाबी ठसक के साथ नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनमें शराफत भी दिखी लेखक को, और गंभीरता भी दिखी, और फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं वो ये भी दिखा, और साथ ही वो सहज विनम्र भी लगे, ये भी बात उन्हें दिखी। प्रश्न नंबर 7, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी कि जब आप देखते हैं कि ट्रेन के डब्बों में बैठे हो, लंबा सफ़र हो, तो आमने सामने की सीट पे बैठे लोग जो है फेमिलियर हो जाते हैं और इस तरीके से बातें करने लग जाते हैं जिस तरीके के पुराने दोस्त हों या फिर बहुत पुराने दोस्त हो, इस तरीके का व्यवहार हो जाता है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में सब एक दूसरे से अपनी आंखें चुरा रहे थे। यहाँ नवाब साहब व लेखक की जो समानता दिखाई देती है उसे चित्रित कीजिए। अब यहाँ प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इतनी देर सफ़र करने के बावजूद भी लोग लेखक और नवाब साहब जो है एक दूसरे की संगति के लिए यानी दोस्ती के लिए उत्साह नहीं दिखा रहे थे, और अपने आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो अपनी आंखें चुरा लेते। नवाब साहब नवाब होने की वजह से और लेखक आम आदमी ना समझे जाने की वजह से, तो यहाँ पर सब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हरकतें अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों में ही सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही थी, समानता दिखाई दे रही थी। इस बात को हमें यहाँ पर बताना है। नवाब साहब डिब्बे में लेखक की उपस्थिति को अपने एकांत चिंतन में विघ्न समझकर असंतोष का भाव प्रकट करते हैं। यानी लेखक तो बाद में आते हैं, नवाब साहब पहले ही बैठे होते हैं डिब्बे में, और उसके बाद वो अकेले में एकांत चिंतन कर रहे होते हैं। जब लेखक आ जाते हैं तो उन्हें लगता है ये इसमें बाधा बन गए। सामने एक आदमी बैठा हो तो आदमी कुछ चिंतन कर रहा होता है या फिर सोच विचार में होता है, तो उसको लगता है सामने दूसरा व्यक्ति बैठा है तो ये माहौल नहीं है अब, तो ये असंतोष हुआ, उन्हें डिससेटिस्फाइड हुए, मतलब सिचुएशन जो है उन्हें डिससेटिस्फाइड कर रही थी। तो इस चीज़ का भाव उन्होंने प्रकट किया, और सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए लेखक को दिख जाना अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें नवाबी पोल खुलती नज़र आ रही है। अब वो सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, बचत करनी थी, अब वो अकेले करते तो उनकी नवाबी ठसक बनी रहती, लेकिन अब सामने लेखक
दिख रहे हैं, उनको लगता है कि वो उनसे कमतर होंगे, तो उनके सामने उनकी इज्जत जो है वो बनी नहीं रह पाएगी, वो नवाबी पोल खुल जाएगी उनकी। अतः नवाब साहब ने लेखक से संगति करने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अगर उनसे दोस्ती कर लेंगे तो उनकी नवाबी ठसक जो है थोड़ी कमतर हो जाएगी, इस वजह से वो अपने आप को पीछे हटा रहे थे। लेखक भी सेकंड क्लास की यात्रा में उनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं मान रहे थे, वह भी उन्हें एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने में बाधा मान रहे थे। यानी लेखक भी जो है अपनी नई कहानी लिखने के लिए कोई विषय सोचना चाह रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब के होने से उनके इस चिंतन में बाधा बन रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा है कि नवाब मुझे भी सामान्य जन समझ रहे हैं, यानी अब लेखक को यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि वो मुझे एक नॉर्मल आदमी समझ रहे हैं, मैं भी अब वो अगर नवाब नहीं है तो वो कम भी नहीं समझना चाहते अपने आप को, और मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। इस तरह लेखक के आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती, अतः वह भी अपनी आंखें चुरा लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में एक दूसरे से आंखें चुराते हैं, दोस्ती ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती है, हल्की फुल्की ही बातें हो पाती हैं। प्रश्न नंबर 8, नवाब साहब और लेखक के व्यवहार के आधार पर किसे अच्छा ठहरा सकते हैं। जो नवाब साहब ने हरकत की और जो लेखक ने हरकत की, उसके आधार पर हम किसको ज़्यादा बेहतर व्यक्ति बता सकते हैं या फिर अच्छा ठहरा सकते हैं। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्थ एक ही है। नवाब साहब और लेखक दोनों में आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की चक्कर में इतना सब कुछ हुआ। नवाब साहब में अतीत के गौरव के कारण है, तो वहीं लेखक नए कीर्तिमान यानी नए नए लेखक और उससे मिला नाम, उसका गौरव जो है सामान्य रूप से ही प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें ऐंठ है, अकड़ है, दोनों में अस्वाभाविकता है, यानी स्वभाव से दोनों में कोई अमीरी झलक नहीं आ रही है, सब बनावटीपना है, ये स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविकता का मतलब नेचुरली कुछ भी नहीं है, सब बनावटी है सब। अब जो नवाब हैं वो भी अपने आप को बना रहे हैं कि हम में अभी भी वही नवाबी ठसक है, हम बड़े ठाट बाट वाले लोग हैं, बड़े सलीकेवान लोग हैं। और लेखक जो हैं वो अपने कीर्तिमान को, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं लेखक हूँ, इस तरीके से। तो सब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनावटी बनाकर और भी बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाह रहे हैं। नेचुरली कुछ भी नहीं है, अननेचुरल है। इसका मतलब क्या हो गया, अननेचुरल। तो ये सब कुछ दिखावा हो गया। नवाब साहब का कुछ समय उपरांत, यानी कि नवाब साहब जो है वो कुछ समय के बाद हृदय परिवर्तन एवं व्यवहार परिवर्तन होता है। उस सीट पे बैठे बैठे दोनों का कुछ समय के बाद जो है हृदय परिवर्तन यानी उनके दिल में जो आया उसमें थोड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया, व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। वह आदाब अर्ज के साथ विनम्रता पूर्वक शराफत से खीरा खाने का आग्रह करते हैं, किंतु लेखक व्यर्थ की ऐंठ को छोड़ना भी नहीं चाहते। अब लेखक जो है, जब नवाब साहब नवाब होकर उनसे आग्रह करते हैं कि खीरा खाएं, तो लेखक जो है वो व्यर्थ की यानी बेकार की ऐंठ अपनी जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो अपनी अकड़ को बनाए रखना चाह रहे। इस आधार पर नवाब साहब के भाव परिवर्तन में सहजता है, विनम्रता है, सम्मान करने की भावना है। यानी इस तर्ज पर अगर देखा जाए तो नवाब साहब जो है वो थोड़ा अपने आप को जो है एडजस्ट कर रहे हैं, सहज हैं, वो विनम्र भी हैं, सम्मान करना चाह रहे हैं, उनमें भावना है। लेखक में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः नवाब साहब जो है अपेक्षाकृत, इन कंपैरिजन ऑफ लेखक, नवाब साहब ज़्यादा बेहतर है व्यवहारिक रूप से। तो इस तरीके से नवाब साहब जो है ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। प्रश्न नंबर 9, लेखक को नवाब साहब का मौन रहना भी अखर रहा है। जो लेखक हैं वो, उनको ये बात भी अच्छी नहीं लग रही है कि नवाब साहब मौन बैठे हुए हैं, चुप हैं, और बातें करना भी जो है उन्हें कचोटने लगा। और वो बातें करें तो भी उन्हें वो चीज़ बेकार लगती है। क्यों? लेखक को दोनों तरफ से उसका अहंकार जो है कचोट रहा था। लेखक जो है उनका जो अहंकार है, उनका जो ईगो है, वो उन्हें परेशान कर रहा था, कचोट रहा था। लेखक अपने सामने नवाब को महत्व नहीं देना चाहते थे। अगर वो महत्व देते तो नवाबी ठसक जो है वो ऊंची शान बन जाती उनकी, और फिर जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता, उनको कमतर साबित लगता अपने आप को। लेखक जो है अपने आप को कमतर महसूस करने लग जाते। इस वजह से वो अपने अहंकार को ऊंचे किया जा रहे थे। तो लेखक अपने सामने नवाब को महत्व नहीं देना चाहते, इसलिए व्यवहारिक प्रक्रिया अभिवादन यानी कि एक दूसरे को ग्रीट करने में वो ठीक है आदि से बचता रहा और अपेक्षा कर रहा था कि नवाब ही सलाम करे। यानी लोग जो है अभिवादन जो करते हैं एक दूसरे से मिलने पर, हाय हेलो, अभिवादन मतलब हाय हेलो, ये व्यवहार प्रक्रिया जो होती है लोगों में एक दूसरे से बातें करने के लिए जो शुरुआत होती है,
वो इन कंपैरिजन ऑफ नवाब में ज़्यादा अच्छी थी, नवाब ही सलाम करें। लेखक को ऐसा लगता था, उनका अहंकार ये कहता था कि नवाब ही पहले उन्हें सलाम करें। जब नवाब ने कुछ सोचकर अभिवादन से संगति करने की पहल भी की तो ऐसा लगा कि लेखक नवाब को सामान्य समझ रहा है। अब जब नवाब ने उनसे थोड़ा दोस्ती करने की सोची, संगति करने की सोची, थोड़ा साथ में मिलजुल के बात करने की सोची, तो लेखक जो है उनकी ईगो को और भी फिर परेशान कर रही है। वो सोच रहे हैं कि नवाब साहब उनको एक सामान्य सा आदमी समझ रहे हैं और ऐसे सामान्य से बातें करना उचित नहीं है। दूसरे नवाब साहब की इस पहल को लेखक शराफत का दिखावा समझ रहे थे। अतः लेखक को नवाब साहब का मौन रहना और बातें करना दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से लेखक जो है उनको नवाब साहब का मौन रहना और उनका बातें करना दोनों ही परेशान कर रहा था। किस वजह से? उनके अहंकार की वजह से। प्रश्न नंबर 10, लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? हमें इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं लेखक? लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य है दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना तथा दिखावटी जीवन शैली का त्याग कर वास्तविक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। कहने का अर्थ है कि जीवन को दिखावे में ना रखें कि हम बहुत हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड लेवल जो है ऊपर है, आप हमारे लेवल के नहीं हैं। ये सब दिखावे की ज़िंदगी डजेंट मैटर। आपको अपनी वास्तविक ज़िंदगी में ही इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसी में ही उसी वास्तविकता को स्वीकार करके, यानी आपका जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, आप प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में उसको स्वीकार करना चाहिए और लोगों को वही अपने आप को प्रेजेंट भी करना चाहिए। उससे हमें ना डरना चाहिए, ना ही अपने आप को कमतर समझना चाहिए। अगर आप कमतर अपने आप को लगता है आपको, तो आप आगे आने वाली लाइफ में बेटर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बेटर कर सकते हैं, और हैं तो आप अपनी विनम्रता दिखाकर आप अपने आप को और ऊंचा दिखा सकते हैं। तो इसलिए दिखावापूर्ण ज़िंदगी को गलत साबित करते हैं और जो वास्तविक ज़िंदगी है उसको वो सही दिखाना चाह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। लेखक बताना चाहता है कि आज नवाबों की नवाबी नहीं रही, पर वे अपनी नवाबी की ठसक के लिए सनक भरा व्यवहार करके स्वयं को जनसाधारण से ऊंचा समझते हैं। यानी नवाब जो है अब वो उस तरीके के नवाब नहीं रह गए जो उस एक वक्त पे हुआ करते थे, पर वो अपने उसी शैली को दिखाकर वो लोगों को, उनके सामान्य लोगों से अपने आप को ऊंचा दिखाने का जो भाव अभी भी रखते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, लेखक ने नवाब साहब के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का जवाब कैसे दिया? यानी जो व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा नवाब साहब का, उसका जवाब लेखक किस तरीके से देते हैं? लेखक जब डिब्बे में आया तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हैं। सफ़ेद पोश यानी जो पहनावा उन्होंने ले रखा है वो सफ़ेद पोश है, सफ़ेद कपड़ों में है। लेखक को आया देख उनकी आंखों में असंतोष का भाव उतर है। जैसे आप देख सकते हैं कई बार आम जीवन में भी होता है, बहुत इगोइस्टिक लोग मिल जाते हैं, वो आप उनको देखेंगे अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए दिखेंगे, मतलब बहुत अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं। वो किस सेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो चीज़ें बोलकर नहीं बताई जाती हैं। तो लेखक को आया देखकर जब नवाब साहब ने असंतोष प्रकट किया, अब उसका भाव दिखाया, चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है जिससे पता लगता है ये व्यक्ति चिढ़ क्यों रहा है या ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिखा रहा है हमें देखकर। तो उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। यह देख लेखक भी उनकी अनदेखी कर बाहर, तो लेखक भी जो अपने ईगो को बनाए रखने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए उन्हें इग्नोर करता हुआ दिखा। तो इसका जवाब, उपेक्षापूर्ण व्यवहार का जवाब उन्होंने इग्नोर करके दिया। प्रश्न नंबर 12, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के स्वभाव के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। अब पाठ में हमें नवाब साहब का कैसा स्वभाव दिखाया गया? नवाब साहब लखनऊ के नवाबों के घराने से संबंधित सफ़ेद पोश थे। हालांकि वे नवाबी चली जाने पर भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। नवाब साहब जो है पुराने नवाब हैं लखनऊ के, उस खानदान से बिलोंग करते होंगे और उसी तरीके के हाव भाव के साथ वो दिख रहे हैं कि नवाब हैं वो, पर अभी भी वो उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वे बात बात में नवाबों जैसा प्रदर्शनपूर्ण यानी दिखावा व्यवहार करके स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझते थे। उनके व्यवहार में एक सनक थी जो वास्तविकता से बहुत दूर थी। वह सनक इन द सेंस कि आप खीरा को देखकर और आप सूंघ कर रख दे रहे हैं और पेट भर गया आपका, तो ये कोई बिल्कुल इलॉजिकल सी चीज़ है। तो ये एक उदाहरण है सिर्फ कि एक सनक दिखा रहा है आपको कि आप नवाब हैं और इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहते हो, और जो कि ये वास्तविकता से यानी रियलिटी से बहुत दूर की बात है। प्रश्न नंबर 13, लखनवी अंदाज कहानी में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। संदेश क्या मिलता है इस पाठ से, या फिर उद्देश्य क्या है? जो भी एक प्रश्न हमने इससे पहले भी पढ़ा है, सब एक ही बात है।
तो यहाँ पर हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? लखनवी अंदाज कहानी में निहित जो संदेश है वो ये है कि हमें यथार्थ यानी कि वास्तविकता में जीना चाहिए या फिर रियलिटी में जीना चाहिए। हमें बनावटीपूर्ण यानी दिखावे में जीवन शैली या झूठा दिखावा करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हमें हर मनुष्य को समान समझते हुए उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए तथा ऐसा यानी कि सोशल रहना चाहिए हमें, तथा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम उपहास का यानी कि मजाक का पात्र बने, मजाक का कारण बन सके, ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। जो पाठ में हमें बताया गया उस आधार पर हमें बताना है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो उसके जो कुछ कारण है वो ये कि अधिक दूरी की यात्रा नहीं होने के कारण, यानी ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इस वजह से सेकंड क्लास की उन्होंने टिकट ली। दूसरा, भीड़ से बचने के लिए। तीसरा, एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। चौथा, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड क्लास में जो है अपनी टिकट ली। प्रश्न नंबर 15, खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। पाठ में जो हमें बताया गया है, दिखाया गया है कि नवाब साहब किस तरीके से खीरा को छीलते काटते हैं खाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो जो नवाब साहब हैं वो खीरों को धोते हैं, फिर पोंछते भी हैं उसको, फिर उनके सिरों को काट कर गोद कर यानी मल कर आप देखते हैं, या फिर रगड़ कर उसका जो झाग निकाला जाता है जिससे कि उसकी कड़वाहट निकल जाए, वो करते हैं। फिर फाके काटते हैं, तौलिए पर सजाते भी हैं, फिर जीरा मिला नमक मिर्च बुरकते हैं, आदि क्रियाकलाप ये सारा सब कुछ करते हैं। फिर नवाब साहब की जो विशेषज्ञता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, यानी जिससे कि उनके नवाब होने का जो ढंग है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, जिससे लेखक देख देख कर चिढ़ रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उनको खीरों को देखकर खाने का मन भी कर रहा था। स्थितियां अनुकूल भी थी। उन्होंने नवाब साहब ने उनसे आग्रह भी किया कि खीरा खाइए, लेकिन उन्होंने फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए उन्हें खाने से मना कर दिया। तो इस तरीके से लखनवी अंदाज पाठ का जो हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न किए हैं, टोटल आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ज़रूर पढ़ें, और इससे पहले आप इनको पढ़ें समझें, आप चैप्टर्स को ज़रूर देखें। और इसके लिए आप जो है क्षितिज क्लास 10 से जो है यहाँ पर आपको ये चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाएं, टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे मिलेंगे। चैप्टर पढ़िए पहले, चैप्टर जब तक आप नहीं समझेंगे आपको प्रश्न नहीं समझ में आएंगे, और चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, आप बहुत ही तरीके से प्रश्नों के उत्तर जो है अपने एग्जाम्स में लिख पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प कर रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है, ज़रूर 1 से 2 बार उसे देखने की कोशिश करें। एक बार में ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को समझ में आ जाए, 2 से 3 बार ज़रूर वीडियो देखें, जिससे कि आपको हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आपका जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे